नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हृदय रोग के जो इंटेंसिटी है। आपको एंजियोग्राफी में लमसम जजमेंट बता देते हैं 90%, 80%, 95%। तो ये जो ब्लॉकेज है, तो आप ब्लॉकेज कैसे बनते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है कि हृदय का कोरोनरी आर्टरी 4 मिलीमीटर से होके 2.56 मिलीमीटर तक की होती है। स्ट्रॉ जितना डायमीटर होता है, फ्लेक्सिबल होती है। हृदय जब रिलैक्स होता है तभी हृदय को ब्लड मिलता है, बाकी हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरे बॉडी को ब्लड मिलता है ऑक्सीजन वाला। तो ये जो आर्टरीज है, अब जब आप एंजियोग्राफी कराते हो तो आर्टरीज का एंडोथेलियम डैमेज होता है और वहाँ खराब कोलेस्ट्रॉल, फिर सेल्यूलर वेस्ट मटेरियल, मोनोसाइट्स वगैरह वहाँ जमा होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन होता है। और बॉडी का हीलिंग सिस्टम कैल्शियम को भी भेजता है वो एंडोथेलियम को हील करने के लिए। तो कभी कभी कैल्शियम का जो ब्लॉकेज होता है वो एकदम स्टेबल होता है, उसका रप्चर का चांसेस कम होता है। लिपिड रिच प्लेक जो एंजियोग्राफी में दिखता भी नहीं है, जो 20-30% का होता है, वो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन से फट के एक्यूट हार्ट अटैक ला सकता है। तो जितना बड़ा ब्लॉकेज उतना स्टेबल होता है। तो बड़ा ब्लॉकेज में एक ही तकलीफ है कि वो आपको दुखावा करेगा, वॉक करोगे तो पेन होगा या सांस चलेगी डायबिटिक पेशेंट में। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी ब्लॉकेज के परसेंटेज से डरना नहीं चाहिए। और एक ही हृदय का ट्रीटमेंट का एक ही उसूल है कि हृदय का ब्लड फ्लो बढ़ाना है। चाहे आप बाईपास सर्जरी कराओ तो उसमें फोर्सेप या चिपिएस से ब्लॉकेज को निकालते नहीं है, खाली एक नली को बाईपास करते हैं। ऊपर एक सांधा लगाते हैं, नीचे ब्लॉकेज के नीचे एक सांधा लगाते हैं, तो लोही का प्रवाह बढ़ता है। स्टेंट में भी 50% रास्ता वो बलून से खोलते हैं, फिर स्प्रिंग डाल देते हैं, तो 25% स्प्रिंग के जो दीवार है उसमें स्टिक हो जाते, वो होता है ब्लॉकेज का पोर्शन, जैसे खराब कोलेस्ट्रॉल, प्लेटलेट्स, सेल्यूलर वेस्ट मटेरियल वगैरह वहाँ स्टिक होता है। तो धीरे धीरे स्टेंट तो प्रोथ्रोम्बोटिक के बाहर की चीज़ है, बॉडी बाहर की चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती है। तो धीरे धीरे फिर से स्टेंट में ब्लॉकेज रीब्लॉकेज होना चालू हो जाता है। और आप दवाइयाँ लोही पतला करने की बंद करोगे तो स्टेंट में पूरा क्लॉट हो जाता है, उसको स्टेंट थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और धीरे धीरे जो ब्लॉकेज स्टेंट में होता है उसको स्टेंट रीस्टेनोसिस बोलता है। तो कहने की बात यह है कि हृदय की ट्रीटमेंट का मेन कंसेप्ट ये है कि आप ब्लॉकेज को स्टेबिलाइज करो दवाई से, प्लेक को स्टेबिलाइज करो और उसको प्रोग्रेस होने से प्रिवेंट करो और उसको रिवर्स करो। तो बहुत से क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट इज इक्विवेलेंट टू सर्जिकल इंटरवेंशन। तो आप दवाइयाँ और इंजेक्टेबल्स एंड सबसे बढ़िया चीज़ कोलेटरल्स को डेवलप करने के लिए हृदय के लिए जो आज है, आज की युग में, तो न्यूली इन्वेंटेड ECP US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल है, नॉन इन्वेसिव है, नो रेडिएशन है। आपको खाली जैसे 7 हफ्ता मंडे टू फ्राइडे रोज़ 1 कलाक आपको आना है, मीन्स 35 आवर आपको ट्रीटमेंट लेनी है। और वो आपको डॉक्टर पूरा ट्रेन डॉक्टर के साथ ही लेनी है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और रेशियो का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका हृदय में पूरा नेचर बाईपास एंजियोजेनेसिस हो जाएगा, नई नई रक्त वाहिनियाँ खुलने से और डोरमेंट वेसल्स खुलने से और स्टेम सेल्स एक्टिवेट होने से। फिर आपका हृदय का हाइपरट्रॉफी, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कम हो जाएगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी कम हो जाएगा और हृदय का पंपिंग भी बढ़ेगा। तो सबसे बढ़िया एक ही चीज़ है ECP, उसको ट्रेन डॉक्टर से लेना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि इसमें 3 स्टेज आते हैं, तो हर एक स्टेज में पेशेंट को कैसे स्टेबलाइज करना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ECP इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट। फिर बॉटल ट्रीटमेंट आती है। वो बॉटल ट्रीटमेंट कई लोग ECP के साथ में 3-3 बॉटलें देते हैं हफ्ते में। ये गलत बात, ये ऐसा मत कीजिए। आप ECP अकेले लीजिए अथवा हफ्ते में 1 बार बॉटल का प्रयोग, जो USA में जो ट्रायल हुआ है उस हिसाब से आप कीलेशन थेरापी हफ्ते में 1 ही बार ले सकते हैं। तो डोंट टेक 3 टाइम्स इन अ वीक। और मेन चीज़ है, आप अपना डाइट चेंज करिए और अल्कलाइन डाइट पे आ जाइए। मीन्स आपकी प्लेट छोटी होनी चाहिए खाने में, और उसका 50% हिस्सा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का होना चाहिए सलाद के फॉर्म में, और 25% सब्जी, 25% दाल एंड कठोर। और आप मल्टीग्रेन आटे वाली रोटी का या पराठा जो भी है उसका उपयोग कर सकते हैं। गेहूं का उपयोग बिल्कुल कम कर दो या बंद कर सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट को चावल और गेहूं की रोटी साथ में ना खाए तो अच्छा है, अथवा कोई रह नहीं सकता है चावल के बिना तो थोड़ा ब्राउन राइस खा सकता है, अथवा तो एक टाइम गेहूं और अथवा मल्टीग्रेन आटा की रोटी कि जिसमें गेहूं का पोर्शन एकदम कम हो, 25% से भी कम, और शाम को चावल, मग की खिचड़ी या पुलाव आप खा सकते हैं। तो कहने का मतलब, कोई भी पका हुआ अनाज आप खाओ, उससे हार्ट को इतना फ़ायदा नहीं है जितना आप नॉन पका हुआ अल्कलाइन डाइट खाएंगे। तो फोकस ऑन द अल्कलाइन डाइट एंड वॉकिंग। आप भूखा पेट 10 मिनट से शुरुआत करिए, फिर एवरी हफ्ते 5 मिनट बढ़ाइए, ऐसे 30 मिनट तक एवरी हफ्ते 5-5 मिनट बढ़ा के 30 मिनट तक आप वॉकिंग करो। और मेडिसिन्स जो आती है ब्लॉक को स्टेबलाइज करने के लिए, ब्लॉक को रिग्रेस करने के लिए, और हृदय को स्टेबलाइज करने के लिए, हार्ट रेट को स्टेबलाइज करने के लिए, BP को स्टेबलाइज करने के लिए, डायबिटिक की मेडिसिन्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की मेडिसिन्स, वो आप प्रॉपर मात्रा में हमारी एडवाइस से आप ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि इंसुलिन लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। एक्सेसिव इंसुलिन हृदय रोग का कारण हो सकता है। तो इंसुलिन का यूटिलाइजेशन हो और ब्लड में एक्सेसिव इंसुलिन ना हो, लेकिन इंसुलिन का यूटिलाइजेशन मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस की जगह ना हो और सेंसिटिविटी हो, ऐसा ज़रूरी है, जिससे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा। तो एक्सेसिव इंसुलिन ना ले और अल्कलाइन डाइट खाए, साथ में आप दूध की बनावट बंद कर दे, मिठाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है उसको बंद कर दे, खांड बंद कर दे, और फ्राइड चीज़ एंड प्रोसेस्ड फूड बंद कर दे, और आपका वेस्ट एंड जो एब्डोमेन है, गर्थ, उसको बंद कर दे। तो आपको कोई सर्जिकल इंटरवेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो दवाइयाँ हैं वो एसिडिक है, तो आप अल्कलाइन डाइट से उसको न्यूट्रलाइज करिए। अल्कलाइन डाइट मीन्स नेचुरल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन प्लेंटी फॉर्म्स। मीन्स आपका लंच या डिनर में हाफ प्लेट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना ज़रूरी है, तो हृदय रोग आपका रिवर्स होगा। साथ में ECP ट्रीटमेंट का कोर्स कर लीजिए, जो आपको बाईपास का बोला है, या आपका हृदय का पंपिंग कम है तो कोई ट्रीटमेंट पंपिंग बढ़ा नहीं सकती है सिवाय के ECP। तो ECP ट्रेन डॉक्टर के पास लीजिए। हमारे सेंटर में हमने 15% वाले पेशेंट, ये 15% इजेक्शन फ्रैक्शन वाले पेशेंट को ट्रीट करके उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाया है, और 30 से 40% वाले पेशेंट का पंपिंग बढ़ के
55% तक हम ले जाते हैं। तो ये इसका पूरा श्रेय जाता है साइंटिफिक टीम को, और साइंटिफिक वे से काम करने से पेशेंट को फ़ायदा ही होता है। आप एडवर्टाइजमेंट देख के मत जाइए कि भाई फलाना डॉक्टर का सेंटर में इतने लाइक्स है और इतने रिव्यूज़ है। आज के ज़माने में कई कॉल्स आते हैं, कई फ़ोन आते हैं कि साहब 60 रुपया या 70-80 रुपया लेंगे आपका एक रिव्यू लिखने का, अथवा आप 1000 रिव्यू लिखवाना चाहते हो तो एकदम कम कर देंगे भाव आपका, 20-25 रुपया एक रिव्यू का लेंगे। तो ऐसे कई लाइक्स बढ़ाने के लिए भी कॉल आते हैं कि आप इतना 1000 रुपया दो, आपका लाइक्स लाख्स में चला जाएगा। तो लाइक्स और रिव्यूज़ के आधार पर आप, अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर आप डॉक्टर की क्रेडिटेबिलिटी मत मापिए। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट लिया है उनसे बात कीजिए, और आप सर्जरी से बचने के लिए प्रॉपर ECP ट्रीटमेंट लीजिए, और अपना डाइट एंड एरोबिक एक्सरसाइज का लाभ लीजिए, और रिलैक्सेशन मेजर्स लाइक माइंडफुल मेडिटेशन, प्राणायाम का लाभ लीजिए। हर रोज़ 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, 5 मिनट प्राणायाम कीजिए भूखा पेट सुबह में। तो ये सब आपको सर्जरी से बचाएंगे। व्यसन टोटली मुक्त हो जाइए। अल्कोहल पीते हैं तो 1 पैग अच्छा है, 2 पैग खराब है, ऐसा नहीं, टोटली अल्कोहल छोड़ दीजिए। तम्बाकू में 1 तम्बाकू की पड़ी की चलेगी या 2 चलेगी, मैंने तो 20 खाता था, 2 पर आ गए, ऐसा नहीं, टोटली आपको तम्बाकू छोड़ देना है। और माइंड में रिलैक्सेशन लाना है, तभी बॉडी में रिलैक्सेशन आएगा और आपका हार्ट डिसीज़ का, ब्लॉकेज का फियर निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।